नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना बाका। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है और हमारे पॉडकास्ट की इस कड़ी में हम लोग आज धोरैया विधानसभा में हैं। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो बाका और बिहार में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रहे माननीय भूदेव चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका हमारे इस शो में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वीर सिंह जी। और हम 3 लोग आज मिलकर धोरैया विधानसभा के का जो विज़न है भूदेव चौधरी जी का आने वाले समय के लिए, जो इनके विकास का रोड मैप है, आगामी चुनाव के लिए जो इनकी तैयारियां है, इनके प्रारंभिक जीवन से लेकर इनके अभी तक के तमाम राजनीतिक सफ़र पर हम लोग खुलकर चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद। सबसे पहले सर हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके प्रारंभिक जीवन के परिचय से करना चाहते हैं, क्योंकि भूदेव चौधरी जी की जो छवि है क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छी है, जनता से जुड़ाव भी आपका काफ़ी अच्छा है। तो जनता आपके ही आवाज़ में आपसे ही जानना चाहेगी कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसे रहा और राजनीति में यहाँ तक का सफ़र जो आपने तय किया वो कैसा रहा, राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दे देता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हमारे ही पैतृक गांव में एक विद्यालय, उसमें प्राथमिक विद्यालय था, बाद में वो प्रोन्नत मध्य विद्यालय हुआ। इसी गांव से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई। चूँकि हम लोग गरीब गांव, गरीब घर के बेटे थे, तो उस समय की स्थिति ये थी कि खुद ही एक हाथ में बस्ता और एक हाथ में बोरा लेके स्कूल जाना पड़ता था। उस समय की व्यवस्था यही थी कि खुद ही अपनी व्यवस्था लेके वहाँ जाना है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई तो इसी गांव से शुरू हुई और फिर शिक्षा मतलब तगीपुर से शुरू हुई। फिर यहाँ से 7th क्लास तक यहाँ चलता था, उसमें 7th क्लास चलता था। उसके बाद यहाँ से पास आउट होने के बाद लोकनाथ उच्च विद्यालय जगदीशपुर में पढ़ाई किया। वहाँ से मैट्रिकुलेट करने के बाद फिर मारवाड़ी कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन किया और फिर TNV लॉ कॉलेज से हमने लॉ किया। तो लॉ करने के बाद कुछ दिन तक मैंने प्रैक्टिस भी किया एज ए लॉयर। जैसे आपने बताया कि ये प्रेरणा कैसे मिली, तो मेरी शुरू से ही सामाजिक सेवा में काम करने की इच्छा शुरू से थी। समाज कार्यों में आपकी रुचि रही। समाज में जैसे मंदिर वगैरह बनवाना था, तो मंदिर वगैरह पहले खपड़ेल था, तो इसकी शुरुआत हमने की। जो आपके बगल में जो मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, तो इस सब से लोगों में भी मेरे प्रति कुछ अच्छी श्रद्धा उत्पन्न हुई और मुझे भी लगा कि समाज सेवा में कुछ लोगों का भला भी होता है, और तब से मैं इसमें लगा रहा। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं MLA MP बनूंगा। शायद स्मरण होगा आपको कि 90-92 के बीच में भीषण बाढ़ आई थी बांका जिला में, जैसे चांदन नदी बहुत तबाही हुई थी। उस समय भी मैं खुल करके लोगों की मदद किया था। 90-92 के समय में हाँ, बाढ़ में आई थी। वो चांदन का इधर तटबंध टूटा था, उधर गिरुआ का टूटा था। तो उस समय भी हमने शुरुआत किया था लोगों के बीच में सत्तू बांटने और आटा बांटने की परंपरा मैंने शुरू की थी, और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए थे, लाभान्वित हुए थे। और उस समय भी लोगों को लग रहा था कि कुछ समाज सेवा करने में इनकी अभिरुचि है। फिर मैं 85-86 में दरोगा की बहाली में मैंने खुद को अपीयर कराया, और वहाँ भी मैं फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर गया। तो लोग अपने 87 में लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। उस बीच अपने भागलपुर लॉ में न्यायालय में या बांका न्यायालय में भागलपुर न्यायालय में अपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। उसी बीच अपने दरोगा की दरोगा की बहाली हो गया था। लेकिन तो क्या मुझे मन नहीं लगा था उसमें। तो आप वकालत से संतुष्ट नहीं थे? वकालत से संतुष्ट था, क्योंकि वकालत को समाज लग रहा था बड़ा उस समय वकालत में कुछ ज़्यादा
फ़ायदे नहीं दिख रहे थे हमको। लेकिन वो सामाजिक ज़्यादा फायदेमंद हाँ, है। ज़्यादा, चूँकि आप शायद दरोगा बन के जितने लोगों का आप सहायता नहीं कर पाते। वहाँ भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो चूँकि प्रखंड मुख्यालय से मेरा ज़्यादा संपर्क था, जी। तो जो भी जगदीशपुर के स्टूडेंट मुझसे एफिडेविट कराने के लिए या किसी काम से जाते थे, तो उनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता था। निःशुल्क। तो इससे लगता था कि इससे हमारा काम नहीं चलेगा। राजनीति में जब मैं दरोगा की परीक्षा देने के बाद खुद गया पटना, जी। क्या स्थिति है, तो उसी समय मुझे एक लोग मिले जो झारखंड उस समय बना नहीं था, जी। अखंड बिहार था। तो उसी होटल में एक नेताजी से मेरी मुलाकात हो गई और बातचीत के क्रम में उनको लगा कि भूदेव जी आप तो चुनाव लड़ सकते हैं। हमने कहा वो तो मेरी औकात नहीं है। उस समय समझते भी नहीं थे कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम जनता पार्टी से टिकट आपको देते हैं। जनता पार्टी। तो उस समय हम समझ नहीं रहे थे। बाकर भागलपुर जनता पार्टी के सूत्रधार कौन हुआ करते थे? उस समय 1990 की आप बात कर रहे हैं, उस समय भागलपुर 90 की पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, 90 की पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें जनता पार्टी के भागलपुर और बांका के सूत्रधार कौन हुआ करते थे? प्रोफेसर रामजी सिंह थे जी। जनता पार्टी से जी। तो फिर उन्होंने ही मुझको कहा कि ये काम करिए, हम आपका प्रचार प्रसार कर देते हैं। और पोस्ट कार्ड ला करके लगभग 150-200 पोस्ट कार्ड ला के उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा और उसमें लिख दिया कि भाभी उम्मीदवार हैं। तो जब वो यहाँ भी चर्चा हो गई कुछ, वहाँ से आने के बाद कुछ इच्छा हुई कि चलो जरा देखें, क्षेत्र घूमें। तो जिन लोगों से मुलाकात थी, जिन लोगों से पहले से जान पहचान थे, तो उन लोगों ने मुझको कहा कि चलिए मिलवाते हैं 2-3 लोगों से। कुछ वरिष्ठ लोगों से मिले भी, लेकिन वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो उन्होंने मुझको आश्वस्त किया कि इस पार्टी से तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़िए। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण की। और उस समय जनार्दन बाबू हुआ करते थे, गोड्डा के सांसद जनार्दन यादव जी, सांसद। उन्होंने भी आश्वासन दिया और फिर मैं नॉमिनेशन भी कराया। मदद मिली मुझको, किसी ने गाड़ी दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया। मैं तो एकदम अननोन था इस संदर्भ में। और फिर नॉमिनेशन भी मैंने कराया, लेकिन नॉमिनेशन के बाद पता चला कि मुझको टिकट उपलब्ध नहीं होगा। तो उस समय कुछ लोगों ने मुझ पर दबाव भी बनाया कि आप विड्रॉल करा लीजिए। तो मैंने कहा कि मुझको चुनाव चिन्ह देखना है। कुछ एक साथियों ने जिनने मुझको सहयोग किया था, उन्होंने भी कहा कि काहे को विड्रॉल कराइएगा। तो उस समय मुझको कुर्सी छाप मिला था जी। 90 में कुर्सी छाप मिला था, लेकिन मैं चुनाव लड़ा नहीं। निर्दलीय की सूची में जरूर आ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार था उसको मैं तहे दिल से मदद किया, लेकिन वो जीत नहीं सके। फिर 94 में समता पार्टी बनी और समता पार्टी के कुछ लोगों ने मेरे घर पर आकर के मुझसे अनुरोध किया कि आप चलिए समता पार्टी से चुनाव लड़िए। तो फिर एकाएक चूँकि मेरे ऊपर कोई डायरेक्टर था नहीं जी। विरासत में मुझको राजनीति मिली नहीं है। मेरे ख़ानदान में कोई सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा मुखिया सरपंच भी बनेगा। तो सलाह किससे लेना था, मुझको अपने आप से बात करनी थी। और फिर मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, समता पार्टी में हम जाएंगे। तो उस समय राजगीर में सम्मेलन हो रहा था समता पार्टी का, तो मैं वहीं जा कर के राजगीर में अपने को समता पार्टी का मेंबर घोषित किया और मंच पर मुझको भाषण देने का भी मौका मिला। तो मेरे भाषण से प्रभावित हो गया लीडर लोग, और उसमें से माननीय शकुनी चौधरी वगैरह ने पूरी कोशिश की और मुझको 95 में समता पार्टी से टिकट मिला, किंतु कम वोट से, मात्र 2,500 वोट से, 2,500 वोट से मैं पीछे रह गया। और तब से तो मेरी शुरुआत ही हो गई। फिर 2000 में, फिर 2005 के फरवरी में, 2005 के अक्टूबर में जीते। 1990 के चुनाव में आपका नॉमिनेशन देना और भारतीय जनता पार्टी से स्वीकृति नहीं मिलना और आप इंडिपेंडेंट की लिस्ट में चले गए। जब 1995 में फिर आप समता पार्टी के गठन के बाद उससे जुड़े, उनसे आपको टिकट भी मिला, चुनाव लड़ा। तो लगातार 10 वर्षों तक आप राजनीतिक प्रयास में जुड़े रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इन दौरान आपको लगा कि मेरे लिए राजनीति नहीं बनी है? नहीं भाई, प्रयासरत रहा ना, प्रयत्नशील रहा। हर विधानसभा में चुनाव तो बताओ, तो 90 में लड़ा जो इंडिपेंडेंट हो गए, फिर 95 में चुनाव लड़ा, हार गए, फिर 2000 में जीते। तब से तो लेकर के मैं लगातार सतत 10 वर्षों तक आपका राजनीतिक प्रयास जारी रहा और जारी ही नहीं रहा, बल्कि उस पथ पर मैं आरूढ़ रहा।
कभी ऐसा इच्छा हुई कि शायद राजनीति मेरे लिए नहीं बनी है इन 10 वर्षों में? नहीं, निराश मैं कभी नहीं हुआ। मैंने पढ़ा है कि निराश और हताश वो होता है जिसमें काम करने की शक्तियाँ घट जाती हैं। मजबूत इच्छा शक्ति मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मैं और उसका फल मिला कि अब 2000 में जीत कर आए। बिल्कुल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। समता पार्टी से जैसे आपने बताया कि सक्रिय रूप से आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, उससे पहले बीजेपी से आपको मतलब बुलाया गया लेकिन मौका नहीं मिला, जो भी परिस्थितियां बनी उसके विषय में आपने बताया। तो समता पार्टी, फिर जेडीयू, फिर आरएलएसपी और अब राजद। सर, जनता जानना चाहेगी इसके पीछे की आपकी सोच और परिस्थितियाँ क्या रही? नहीं, इसमें से जनता की ही इच्छा आकांक्षा के अनुरूप हमने कदम उठाया है। जैसी ज़रूरत जनता की थी उसके हाँ, हिसाब से उसी के हिसाब बिल्कुल निर्णय लिया। वही जनता का निर्णय था, जनता के हक में। बिल्कुल। मैंने आरएलएसपी से भी चुनाव लड़ा था आपने 15 में, तो उस समय भी मुझको 48,000 समथिंग वोट आया था, जबकि जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी। आपने 2000 ईस्वी में पहला चुनाव जीता, जिसमें आपने राजद को शिकस्त दी, और फिर 2020 ने अपने राजद को जिताया। दोनों में से ज़्यादा अच्छा अनुभव कौन था? पहली बार राजद को हरा के विधायक बनना या 2020 में राजद के टिकट से विधायक बनना? नहीं, चूँकि हमें तो जनता की बात को तवज्जो देने की आदत है, तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि ये जनता की पहले वाला ज़्यादा खुशी दिया हो कि पहली बार विधायक बन के जा रहे हैं। नहीं, खुशी तो अभी भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस पद पर 2000 में था उसी पद पर मैं आज भी हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि इतने लंबे दिनों के अंतराल में मैंने ऐसा कोई गुनाह, ऐसा कोई कुकृत्य या कुकर्म नहीं किया कि समर्थन देने वाले का सर झुक गया है। उस समय भी जिसने मुझको समर्थन दिया उनका भी मान सम्मान आज बनाए रखा हूँ, और आज की तारीख में भी वही परिस्थितियाँ हैं कि कहीं से भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और मैं सीना तान के बोलता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ जिससे पहले या आज के समय में भी समर्थन देने वाले का सर झुका है। तो मुझको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं है मुझको, वही लोग हैं। कहीं दूसरी जगह से तुमने चुनाव जीता नहीं, लड़ा नहीं। भूदेव चौधरी की ताकत कोई पार्टी नहीं रही है। भूदेव चौधरी की ताकत उनकी जनता, उनका आत्मविश्वास, उनका काम करने के तरीके, पार्टी की भी ताकत मिलती है। पार्टी की भी ताकत मिलती है। चुनाव तो 2-3 तरह से जीते जाते हैं। एक तो पार्टी के बलबूते पर, एक अपना व्यक्तित्व के बलबूते पर, एक हवा के बलबूते पर। जिस टिकट से आए तो उससे जीत के गए, कभी समता पार्टी से जीते, जनता दल से जीते, फिर राजद से भी जीते। नहीं, तो ये तो ऊपर धारणा बन गई है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो पार्टी डजंट मैटर कि भूदेव चौधरी को टिकट देते हैं तो वो कहीं से भी जीते। और धोरैया की जनता की महानता है, वो उनके आशीर्वाद से ही मैं जीतता रहा। ये कहा जा सकता है ना कि भूदेव चौधरी राजद से नहीं, धोरैया में राजद से भूदेव चौधरी है। मानने वाला जो मान ले, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एमएलए हूँ और सबके एमएलए हूँ। जिसने वोट दिया उसका भी एमएलए हूँ, जिसने नहीं दिया उसका भी एमएलए हूँ। 2009 में सर आप जमुई संसदीय सीट से जदयू से चुनाव लड़ते हैं और काफ़ी अच्छे अंतर से जीत कर भी आते हैं। तो सर, जमुई क्षेत्र के लिए ऐसी आपकी कोई प्रमुख उपलब्धि रही हो उस कार्यकाल में जिसको आप जनता को बताना चाहें सर? देखिए, मैं जिस समय बना था वो बड़ा ही संवेदनशील इलाका था। जमुई लोग जानता था बिहार में। तो ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन तीन महत्वपूर्ण काम हमने वहाँ किया है जो जलजला ही आएगा तभी मिट सकता है। एक तो हमने काम किया, जैसे मुझको 3 जिला का दायित्व मिला था, जमुई, शेखपुरा और मुंगेर का तारापुर। तो हमने वहाँ जमुई में ये काम किया, चूँकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज आए थे, कलेक्टर वगैरह की मीटिंग बैठी हुई थी। तो उसमें मुझको कहा गया कि वहाँ जो सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट है, 2 अलग अलग है, तो बीच में एक पुल का निर्माण कर दीजिए। तो जैसा हाई कोर्ट पटना में एक पुल था, उसी के अनुरूप हमने एक पुल बनवाया है। वहाँ काफ़ी पैसा लगा था उसमें। एक तो वो पुल बना हुआ है, आप जाएंगे तो नेम प्लेट दिखाई देगा। दूसरा, शेखपुरा में भी ऐसा कोई पंचायत नहीं जहाँ काम नहीं हुआ गिनाने लायक नहीं है, लेकिन वहाँ हमने देखा कि 5-6 ऐसे महान विभूति स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन खुले आसमान में है। तो सबको मैंने रिमॉडलिंग करा दिया, टाइल्स वगैरह लगा करके पुनर्निर्माण करा दिया, सौंदर्यीकरण करा करके उसको ठीक किया। और फिर
तारापुर मेरे विधानसभा में था, तो आपको मालूम है कि लाखों को मरिया जाता है समानांतर सड़कों से। तो हमने तारापुर में एक धर्मशाला का निर्माण कराया था। उस समय एट ए टाइम 500 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। कैपेसिटी 500। दो बाथरूम बना दिए थे, एक चेंजिंग रूम बना दिए थे, बोरिंग करवा दिए थे, वो सारी पानी की सारी व्यवस्था कर दिए थे, 40 पंखा लगवा दिए थे। वो है ही, आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, उसमें नेम प्लेट मेरा लगा हुआ है। तो ये जो 3-4 उपलब्धियां हैं हमारी, ये कभी मिटने वाली नहीं है। ये पत्थर की उपलब्धियों में काउंट कर सकते हैं। सिंचाई के संदर्भ में भी उस समय लोकसभा में भी उठाए थे। कोई तारापुर का मामला था, कोई जमुई का मामला था, जिस पर कि काम अभी शुरू हो रहा है, जैसा कि मुझको सुनने में आ रहा है। जो चीज़ें आपने तब उठाई आज जाके हाँ, आज शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं शुरुआत उसकी आपने की। बिल्कुल, उसकी आवाज़ आपने उठाई। हाँ, लोकसभा में उठाए तो उसकी आवाज़ को। 2009 में जब यूनियन बजट पर नब्दा पेश कर रहे थे, तो आपका एक भाषण बहुत ज़्यादा वायरल रहा, बहुत लोगों ने सुना, और वो भाषण ऐसा था कि इसमें भूदेव चौधरी को पूरे भारत ने सुना, और पूरे भारत के एक जुबान पर वो भाषण था। वो भाषण था, यदि आप कार चलाते हैं तो मैं सड़क पर टैक्स लगाऊंगा, यदि आप बैठते हैं तो मैं सीट पर टैक्स लगाऊंगा, यदि ठंड लगती है तो मैं गर्मी पर टैक्स लगाऊंगा, यदि आप टहलते हैं तो मैं पैरों पर टैक्स लगाऊंगा। इन बातों का बिहार की राजनीति या उसमें केंद्र की राजनीति या उस समय के बजट का विरोध करना किस प्रकार आप देखते थे? नहीं, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया और जिस लिए बजट प्रस्तुत किया, उसमें कई खामियों को मुझको उजागर करना था। चूँकि मैं विपक्ष में था जी, तो विपक्ष के नाते मैंने अपनी भूमिका अदा किया, और मुझे लगा कि वास्तव में इस बजट में जो प्रावधान है वो गरीबों के हित में नहीं है, आम लोगों के हित में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस तरह की बातचीत हुई थी वहाँ, तो परिस्थितियाँ थी उस समय। आपका ये स्टेटमेंट काफ़ी चर्चा में रहा था सर। अभी भी अगर आप स्टेट लीडर से आप इस भाषण के बाद नेशनल लीडर बन गए थे। हम लीडर कभी बने ही नहीं। हम आज भी महसूस करते हैं कि एक साधारण वर्कर, जनता का अगुआ। बिल्कुल, मैं लीडर अपने को मानता ही नहीं हूँ। अभी भी गांव में मैं रहता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो कोई बॉडीगार्ड मेरे साथ नहीं जाता है। मैं खुद चलता हूँ और गांव के लोग मेरे साथ शरीक हो जाते हैं। और यहाँ भी रहता हूँ तो मैं हिदायत दिया हूँ कि कोई वर्दी में नहीं रहेगा मेरा बॉडीगार्ड। आम लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं, हिचकिचाहट महसूस नहीं हो। और मैंने यही किया है लंबे 25 वर्षों से। और मैं खुद अपने को यही कहता हूँ कि मेरे विचार से, मेरे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट नहीं हो जाए। और आज की तारीख में भी लाखों लोगों से मिल चुका हूँ, जो भी मेरे दरवाजे पर से जाते हैं, आप पूछ लेंगे तो मुझको लगता है कि मुस्कुराहट के अलावा उसके चेहरे पर कुछ नहीं आता। उनकी बात सुनता हूँ, मुझको मालूम है कि कोई लोग मुझसे मिलने आता है तो अपनी पीड़ा की सबसे बड़ी शक्ति उनकी पीड़ा है। कुछ लोग जो मुझसे मिलने आते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई दर्द है इसके अंदर, दुख है, कुछ दुख लेकर के मेरे पास समस्या लेके आया है और बड़ी अपेक्षाएं हैं हमसे। तो उनको उसी तरह से उसको तरजीह भी देते हैं, तवज्जो भी देते हैं। और कुछ एक चीज़ तो टेलीफोन से भी निदान हो जाता है। 60% काम तो टेलीफोन से ही हो जाता है। अफसर लोग भी मुझको जानते हैं, पहचानते हैं, और मैं सही चीज़ ही उनको बताता हूँ कि जो ज़रूरत की चीज़ है उसी पर फोकस मारता हूँ। तो आज की तारीख में भी तो मुझको लगता है कि न लीडर बनने से अच्छा है वर्कर बन के रहो, जियो। जनता से जुड़ाव मजबूत होता है। बिल्कुल। इस तरह की टेंडेंसी जब कोई नेता अपना लेते हैं तो उनको लगता है कि ये नेता नहीं, हमारे घर के। देखिए, मैं जिस समय विधायक बना था उस समय मेरे क्षेत्र को कोई जानता नहीं था। धोरैया बहुत उपेक्षित क्षेत्र था, सुरक्षित के साथ साथ उपेक्षित था। एक भी सड़कों पर पत्थर नहीं था, एक भी नदियों पर पुल नहीं था। धोरैया की आप अभी भी 2025 की बात करें, 2000 से आप 1990 से सक्रिय राजनीति में हैं, 2025 आ गया, बीच में आप 5 साल के लिए लोकसभा भी गए, 10 साल तक आप विधायक पद से भी दूर रहे। ऐसी कौन सी स्थिति अभी धोरैया की दिखती है जिससे मन व्यतीत हो जाता है, लगता है कि अगर मैं आता हूँ तो ये कार्य सबसे पहले मैं करूँगा, जो उसको देख के शायद रहा नहीं जाता है, वो सब जोड़ नहीं पाते हैं, जो आज तक धोरैया उससे वंचित रहा? सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं उस समय 4 सन को एडॉप्ट किया था, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। चारों तरफ से तबाही थी धोरैया में।
नाम बताऊं तो थोड़ा लगेगा, जैसे धनकुंड, जी। वो बाहरी अपराधियों का वहाँ आतंक था। एक वक्त पर के लोग 7 बजे शाम के बाद से आना जाना नहीं चाहते थे। मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा, वो अमजोरा में एक बार कांड हुआ था नेक्लाइट का, वहाँ भी कैंप लगाया गया था, उसके रहने के लिए सारी व्यवस्था वहाँ थी। तो चारों तरफ से गुंडों का, बदमाशों का अड्डा बन गया था धोरैया। इरिगेशन के नाम पर कोई काम नहीं हुआ था। उस समय जब मैं बना तो सबसे पहले हिरम्बी बांध और गौरी सागर बांध का निर्माण कराया, जिसके लिए कि खुद चीफ मिनिस्टर और अमर सिंचाई मंत्री को मैंने शिलान्यास के लिए उतारा था उस समय। तो कम्युनिकेशन पर मेरा फोकस ये था कि किसी नदियों पर पुल नहीं था। धोरैया 2 भागों में विभक्त था, रजौन और धोरैया तो कई भागों में विभक्त था। 2000 से 2009 तक में मैंने 23 नदियों पर पुल बनाया, छोटी बड़ी जहाँ जरूरत, और उसमें मैं पुल विधायक घोषित हो गया जी। क्योंकि मैं समझता था कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कई लड़कियों की जान चली गई थी जो माँ नहीं बन पाई थी। बिल्कुल। कई लड़कियों की शादी रुक गई थी क्योंकि नदी में पानी का बहाव आया, जिसके चलते बारात नहीं आ सकी। खूबसूरत लड़की भी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन बरथुआर आता था, कहता था इस इलाके में हमारी बारात नहीं आएगी, इसलिए शादी रुक जाती थी। तो मैंने तय किया और फर्स्ट प्रायोरिटी दिया कि कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन और इरिगेशन और उसके बाद एजुकेशन। तो इरिगेशन में भी मैं उस समय काम किया। 7-8 अच्छी योजना थी सिंचाई की, जैसे हिरम्बी बांध हुआ, गौरी सागर बांध हुआ, दूब मुहान हुआ, फकीरा बांध हुआ। तो सबसे पहले तो मैं कम्युनिकेशन को दुरुस्त किया कि चलो बैलगाड़ी से ही सही, उसमें बैलगाड़ी ही चलती थी, कच्ची सड़कें थी, कोई 4 व्हीलर वगैरह तो नहीं चलती थी। तो इसके लिए मैंने वो पुल बनवा दिया था ताकि विशेष परिस्थिति में लोग गाड़ी बैल से भी टप जाएगा। और इरिगेशन में भी मैंने कई योजनाओं को किसानों के हित में लाया उस समय। और एजुकेशन में भी ऐसा कोई हाई स्कूल नहीं है जहाँ की मेरा नेम प्लेट नहीं लगा हो। उस समय तो बद से बदतर हालत थी। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने काम किया। जो धनकुंड में जो सबसे संवेदनशील इलाका था, वहाँ हमने डीआईजी को बुला करके, दोनों एसपी को बुला करके, कलेक्टर को बुला करके वहाँ थाने का हमने शुरुआत किया। थाना आज आदर्श थाना बना हुआ है जी। तो कई काम ऐसे हुए हैं उस समय, हमारे समय में, क्योंकि कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी किया तो मैंने ही शुरू किया था। उस समय से लगता था लोगों को कि अब विधायक भी विकास कर सकता है। उसके पहले भी विधायक हुआ करते थे, लेकिन लोगों को विकास के संदर्भ में विधायक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। पता ही नहीं था कि विधायक भी विकास करता है। लेकिन मेरी जब शुरुआत हुई तो लगा कि हाँ, विकास विधायक कर सकता है, कुछ अपनी निधि से भी और कुछ सरकार की जो निधियाँ आती थी जिस पर कि कलेक्टर को अपनी जिम्मेवारी थी, उनसे मिल करके, डीडीसी से मिल करके कुछ योजनाओं को भी मैंने चालू कराया अपने विधानसभा में। तभी तो मैं लगातार जीतता रहा। 2000 में 8,500 से, फिर 14,000 से, फिर 22,000 से लगातार बढ़ोतरी होती रही। तो जो हमको फर्स्ट बार वोट नहीं दिया, दूसरी बार दिया, जो दूसरी बार नहीं दिया, तीसरी बार दिया, फिर चौथी बार दिया। फिर मैं एमपी बन गया तो वहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आज की तारीख में भी अगर कोई भी आदमी मेरे क्षेत्र जमुई में भी किसी गांव में चल जाएगा, मेरा नाम ले लेगा, तो सम्मान तो उसका बढ़ ही जाता है। तो सर 2019 में जब आपको 2014 में आप जमुई विधानसभा लोकसभा संसदीय सीट से सांसद थे, लेकिन जब 2015 का जो चुनाव हुआ उसमें पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। इसमें मैं ज्वाइन कर लिया ना, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में मैं ज्वाइन कर लिया। चुनाव से पहले ही ज्वाइन कर लिया? हाँ, चुनाव से पहले ज्वाइन किया। पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही सर? जेडीयू पार्टी छोड़ने की वजह थी कि अब उन वजहों की चर्चा करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि आप धोरैया से 4 बार विधायक जीते, जिसमें से 2000 में पहली बार, 2005 में 2 बार, फरवरी और अक्टूबर, फिर 2020 में। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही बार ऐसा हो पाया 2005 में कि जब आप जीते भी और आपकी पार्टी की सरकार भी बनी। 2000 में आप समता पार्टी से जीते लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी। 2020 में आप आरजेडी से जीते, आपकी सरकार नहीं बनी। जब आप सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, आपराधिक मामलों की बात की अपने धनकुंड की, ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि ये अपोजिशन के विधायक हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, तो प्रशासनिक सेवाओं से आपका रुख पीछे चले जाए, या आपके बात पे जल्दी ना आना, या वो जदयू वाले इलाकों में ज़्यादा सक्रिय रहना, आपके साथ सक्रिय नहीं रहना? मैं 2020 और 2000 के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं निसंकोच पूर्वक और निर्भीकता पूर्वक
अपने दायित्व का निर्वाह करने में लगे हुए थे। मैं इधर उधर नहीं झांकता था। ज़्यादा मजबूती कब महसूस करते हैं, जब 2005 में आप अपने गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे या 2020 में जब जदयू गवर्नमेंट को आप हमला कर रहे थे? नहीं ना, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं मतलब क्या, मतलब एक क्षमता होती है इंसान की, किसी को प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है, कोई द्रविड़ टाइप क्रिकेट खेलता है, कोई सहवाग टाइप क्रिकेट खेलता नहीं, है। वो बात ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि मुझको जो जिम्मेवारी मिली है, जो दायित्व मुझको मिली है, उसका निर्वाह किया जाए। और मैं पक्ष में रहूँ या विपक्ष में रहूँ, हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराता रहा हूँ और उसकी उपलब्धि के बाद उपलब्धि भी हुई है जी। तो इसलिए मुझको फील ही नहीं होता है, मैं कभी ये महसूस नहीं करता हूँ कि जिसकी सरकार है उससे मुझको कुछ भय है या कुछ डर है। 2005 से 2010 तक सत्तारूढ़ के विधायक रहे आप और 2020 में सत्ता विपक्ष के विधायक रहे आप, तो दोनों कार्यकाल में आप दोनों अंतर देखते हैं? दोनों कार्यकालों में 2005 से 2010 और 2020 हाँ, से 2025? विधानसभा की जो स्थिति है मैं देख रहा हूँ। हमने कहा भी भाषण में कि जो पहले की स्थिति थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अब कारण क्या है उसका उल्लेख नहीं कर सकता, विरोध अब विकास के नाम से हटके नैतिकता का होने लगा है। जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है वहाँ वो तनाव पैदा होता है, आक्रोश पैदा होता है, एक दूसरे को लगता है कि हमला हो जाएगा। जैसे आज इस बार विधानसभा सत्र में शुरुआती की 3 दिनों में तीनों बैठक स्थगित रह गई। नहीं, इसके पहले भी कई बार हुआ ना। अंतिम फिलहाल ये तो होता ही रहा है शुरू दिनों से। लेकिन रूलिंग पार्टी तो हमेशा ये जिम्मेदार मानती है कि राजद के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा सत्र चलने नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने चलने की तो पूरी कोशिश किया। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग तो बिहार की जनता की जो समस्या है, जो बुनियादी सवाल है, उसको तो उठाना ही हम लोगों का कर्तव्य है। जैसे हम लोगों ने 3 दिन तक 4 दिन तक काला वस्त्र पहना, तो ये तो सरकार और मुख्यमंत्री को इसका खंडन करना चाहिए। नहीं, इस पर भी एक सवाल बन के आया कि भूदेव चौधरी तो तेज प्रताप यादव को रिप्लेस करके तेजस्वी यादव के बगल में बैठ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना ऐसी बात नहीं सकती, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस वो संयोग था, संभावना था, या उसका कुछ निश्चित था कैसा होना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सब हमको वो नहीं है। क्योंकि वो नहीं आते थे, अनुपस्थित रहते थे, तो स्वाभाविक उनके बगल में। आप मजबूती से तेजस्वी यादव के साथ हर मुद्दे पे खड़े थे, एकदम आपकी भावनाएं दिख रही थी, आप जनता के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव में ये योग्यता है, ये हुनर है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। और इस बार बिहार के युवाओं ने भी संकल्प ले लिया है और हम लोग भी पूरी तन्मयता से और हृदयता से लगे हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के बिहार का बागडोर जाना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है सर, विपक्ष में रहते हुए आपने धोरैया विधानसभा की जो समस्याएं हैं उसको विधानसभा में किस तरह से रखा और इसके निष्पादन को लेकर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कितनी सफलता मिली, इस बात को हमारी जनता को आप बताएं, क्योंकि लगातार आप आवाज़ उठाते रहते हैं। सवाल रखने के 3-4 विषय हैं जिसमें तारांकित है, अतारांकित है, निवेदन है, 0 आवर है। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो कि हमारा सवाल नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता ही था। उसमें ज़्यादातर सवाल हमारा एजुकेशन पर और कम्युनिकेशन पर होता रहा। हॉस्पिटल के भी संबंध में सवाल उठते रहे, मतलब जो बुनियादी समस्या मेरे क्षेत्र की रही, ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ जो मैंने सवाल नहीं किया। और मुझको यह कहने में संकोच नहीं है कि सवाल का जो जवाब मिलना चाहिए वो मिला मुझको, उसका परिणाम भी मुझको मिला। और आज मुझको प्रसन्नता है कि लगभग 177 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना हमारे क्षेत्र में चल रही है धोरैया विधानसभा में, और लगभग सैकड़ों गांव की सैकड़ों सड़कों की स्वीकृति भी हमारे प्रयास से हुई है और सारी जगह काम चल रहा है। तो हमारा जो मकसद था कम्युनिकेशन का, इरिगेशन का, एजुकेशन का, तो इसमें लगता है कि मैंने जो सवाल उठाया मेरी तत्परता की वजह से काम का भी विकास हुआ है।
मतलब विपक्ष में रहते हुए आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना नहीं, पड़ा, कठिनाई नहीं है? कोई चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ा मुझको, लेकिन यह बात सही है कि सरकार की जो खामियां हैं, जिस पर कि गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं उदासीनता देखी जा रही है। और उस उदासीनता को दूर करने के लिए तो हम लोगों ने आंदोलन किया था, वॉकआउट किया था, नाराबाजी किया था, तो ये सब बातें तो हुई है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या थी उसके समाधान हेतु मैंने काफ़ी प्रयास किया और उसमें मुझको सफलता भी मिली, हद तक सफलता भी मिली है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस विषय को लेकर के हमने सवाल उठाया था, उन विषयों में मुझको हद तक सफलता मिली है, चाहे वो सड़क की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो या फिर स्वास्थ्य की समस्या हो, इन तमाम चीज़ों में मुझको सफलता मिली है। इधर भी मैंने ये 19 तारीख को मैंने एक मिर्चनी नदी पर कुरमा गांव के पास एक 4 करोड़ 39 लाख की वो योजना है, उसका मैंने शिलान्यास किया है। तो इस तरह से मैंने 7 पुल की चर्चा की थी और मुझको लगता है सने सने 7 पुल का काम हो जाएगा। कुछ लोग प्रश्न भी करते थे कि इतना देर क्यों हुआ, जबकि ये 29 मार्च को ही टेंडर हो चुका था। तो सरकार की उदासीनता की वजह से भी, नहीं तो जिस क्षण में ये टेंडर फाइनल हुआ उसी समय इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ है। चुनाव आने का इंतजार तो नहीं किया जा रहा था सर? चुनाव नहीं, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जिसको मार्च में ही शुरू हो जाना चाहिए था, इतने लंबे समय लगे। तो इसकी वजह यही है कि सरकार बड़ी उदासीन है और उनको तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं विधायक के नाते जिस सवाल को उठाया है उसमें मुझको सफलता मिल रही है और भविष्य में भी मिलेगी। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में एक चर्चा सुनी, आप अभी वर्तमान विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा उस पद पे रहते हुए भी संगठन में अन्य नामों की चर्चा हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि अच्छी बात है, इसका माना है कि संगठन मजबूत हुआ है। इसके पहले जो प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे आरजेडी के, तो यूं ही चुनाव कर लेते थे, यूं ही जिम्मेवारी दे देते थे कि आप बन लो। लेकिन आज की तारीख में तो मुझको खुशी है कि अति पिछड़ा के लिए आरक्षण है हमारे जोन में, तो 3-3 प्रत्याशी खड़े हो गए। इसका माना है कि संगठन में मजबूती आई है और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा लोग भी जागरूक हुए हैं जो राजद के प्रति समर्पित हैं। संवैधानिक विकास हुआ है निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मजबूती हुई ना, तभी तो लोग इच्छा जाहिर करते हैं, जागरूक हुए हैं। नहीं तो उसमें थोपा जाता था कि आप बन जाओ, तो वो बनना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तो देखते हैं कि पंक्ति में खड़े हो रहे हैं कि लोग कि हम भी बनेंगे। तो इस तरह से मुझको लगता है कि संगठन बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हो गया सर। हाँ। ऐसा तो नहीं कि संगठन के लोग या अंदरूनी संगठन में कुछ इस तरह की बात चल रही है जिस वजह से दावेदारी सामने आ रही है? नहीं, चुनाव आता है तो लोगों की दावेदारी बढ़ती ही है, इसमें बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक सब ठीक है। मुझको मालूम है 2000 से है ना, वो तो होती ही है। जब संगठन मजबूत होता है तो और चुनाव जब नज़दीक आता है तो कुछ एक लोगों की इच्छा होती है, और इच्छा होनी भी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। कुछ एक लोग अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, इच्छा होनी चाहिए, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये तो होता ही है, हर चुनाव को तो मैंने देखा है नज़दीक से। लेकिन संगठन हमारा मजबूत है और काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो क्या माना जा सकता है सर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के लिए आप आश्वस्त हैं या किसी प्रकार के संशय की स्थिति है? नहीं, कोई संशय नहीं है। मेरी ईमानदारी पर, मेरे काम करने की शैली पर मुझको लगता है कि किसी को कोई शक नहीं है। मैं जहाँ हूँ बड़ी ही ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक काम में लगा हुआ हूँ, पार्टी के प्रति संकल्पित और समर्पित हूँ, इसलिए मुझको कोई संशय तो नहीं लग रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे नेताओं के विचार जो हैं उन विचारों पर तो मैं चल ही रहा हूँ पार्टी के प्रति। तो एक और छोटा सा सवाल सर इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआती दौर में बीजेपी के बड़े नेताओं ने धोरैया की मिट्टी से भूदेव चौधरी जी को ढूंढा,
तो आज जैसा आपने बताया कि जो संवैधानिक विकास हो रहा है संगठन में, जो टिकट को लेकर दावेदारी हो रही है, बहुत सकारात्मक तरीके से सर आपने रखा। तो अगर मान लीजिए कि आपके बाद के जो सजग कार्यकर्ता हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, अगर आपके किसी छोटे भाई को मौका दिया जाए तो भूदेव चौधरी जी क्या करेंगे? नहीं, मेरे छोटे भाई को मतलब नहीं समझे, मतलब कार्यकर्ता आपके हाँ, नहीं, पार्टी के छोटे मैं भाई, वो सर, नहीं इस तरह कह की बात मैं वो नहीं, अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर किन्हीं को मौका मिलता है तो आपका क्या मुझे stand है? कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वह क्या बोलते हैं, चुनौतीपूर्ण है। ये विचार करने की ज़रूरत है कि इस बार का चुनाव जीतने की चुनाव है, लड़ने की बात नहीं है। किसी को लड़ाया जा सकता है, लेकिन जिताने के लिए इस बार लोगों को जद्दोजहद करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि दोरैया विधानसभा में भूदेव चौधरी जी जैसा परिपक्व नेता चाहिए ताकि ये सीट जीतकर तेजस्वी जी के खेमे में। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भूदेव चौधरी ही परिपक्व है, लेकिन मानसिकता ये है कि इस बार किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को जीतना है, लड़ना नहीं है, जीतना है। और मुझको लगता है कि मैं भी घूम रहा हूँ दोरैया क्षेत्र में, आवाम की चर्चा है, आवाम के बीच में मैं हूँ, और मुझको लगता है कि जो मैंने 4.5 वर्षों तक इस पार्टी में काम किया है, तो मुझको लगता है कि भारी मतों से लोग मुझको जिताएंगे, आशीर्वाद देंगे। ये मेरी विश्वसनीयता है। एक बात सर दोरैया विधानसभा में बहुत जोरों से चलती है कि इस बार जीते तो मंत्री पक्का। नहीं, ये तो डिपेंड करता है हमारे नेतृत्व पर कि क्या करेंगे। विधायक हैं, अगर इस बार राजद से भूदेव चौधरी जी जीत के आते हैं तो मंत्री पद पक्का, ये आपके समर्थकों ने, आपके विरोधियों तक ने कहना शुरू कर दिया है कि इस बार जीते तो मंत्री पद पक्का। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो अभी वो तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर निर्भर करता है कि क्या करेंगे, लेकिन हमारी मानसिकता है कि सरकार बने, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, ये हमारी सोच। आपने बिहार के पुराने नए युवा सभी नेताओं के साथ काम किया। आप कभी जनता दल पार्टी के नेता हुआ करते थे, फिर अपने भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर आप समता पार्टी, फिर जदयू, फिर राजद, बीच में रालोसपा। तो मैं बात करूं जनता दल यूनाइटेड से बात करूं तो नीतीश कुमार, RLSP से बात करूं तो उपेंद्र कुशवाहा, और अभी फिलहाल RJD से बात करूं तो तेजस्वी यादव। इन तीनों की सबसे बड़ी मजबूती और इन तीनों की सबसे बड़ी कमजोरी जो आपने अनुभव की? देखिए, बता रहा हूँ, मैं नेताओं के ऊपर कोई लांछना नहीं लगाना चाहता हूँ, बता दीजिए सर। लांछना नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन जिस समाजवाद में इन लोगों ने पैर रखा और जिन समाजवाद के नारों के साथ इन लोगों ने उच्च स्तर पद को प्राप्त किया, बाद में इन लोगों ने जो परिवर्तन लाया, या कहे कि उन पार्टियों के साथ इन्होंने जो अपने को समायोजित किया जिनको समाजवाद से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आज की तारीख में बिहार में एक समाजवाद का बुलंद नारा देने वाला और समाजवाद को मजबूत करने वाला और समाजवाद की विचारधारा को मुस्तैदी के साथ लागू करने वाला आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, राष्ट्रीय जनता दल ही है, लालू प्रसाद यादव जी है। तो मैं कह सकता हूं कि वास्तव में जिस बिहार ने समाजवाद को जन्म दिया और समाजवाद के चलते कई नेताओं ने उच्चस्थ पद को प्राप्त किया, उन लोगों ने कारण जो भी हो, जिनके विरोध में समाजवाद पैदा हुआ, उसी के शरण में शरणागत हो गए। तो मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी में यह समाजवाद बिल्कुल पिरोया हुआ है और ये मुस्तैदी के साथ उस धारा में अपने को जोड़ रहा है। तो उन्हीं के साथ हम लोग और बिहार के लोग हैं। तो मैं कह सकता हूं कि समाजवाद को बुलंद करने में और उसकी ताकत को और मजबूती प्रदान करने में और समाजवाद को जिंदा रखने में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने अहम भूमिका अदा किया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो बिहार की राजनीति हमेशा राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के इर्द गिर्द घूमी है। सभी केंद्रीय पार्टी यहाँ सहायक दल बन के रह जाती है, चाहे मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की या अन्य किसी पार्टी की। अभी एक नई क्षेत्रीय पार्टी ने जन्म लिया है, इसका नाम है जनसुराज। जनसुराज और प्रशांत किशोर को सर आप कैसे देखते हैं? जनसुराज को और प्रशांत किशोर को तो पूरा बिहार जानता है जी।
कि उनकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, वो कहाँ थे पहले। वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित पार्टियों के साथ उन्होंने योगदान किया है। तो आज की तारीख में तो मैं कह सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, पार्टी के खिलाफ भी लड़ी है 2015 में बिहार में और बंगाल में। उनके लड़ने का जो मकसद है, उनके लड़ने का मकसद यही है, वो भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं कोसेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं वो उनके तरफ कैसे मुखातिब होंगे। लेकिन अंदर की जो बात है, उनकी अंदर की यही भावना है कि वो राष्ट्रीय जनता दल और इनके जो समर्थित पार्टी हैं जिनके साथ अलायंस है उसको कैसे हम डैमेज करें। तो जहाँ से वो आए हैं तो उनको तो लोग भूल नहीं सकते हैं ना। तो आज की तारीख में भी मैं कह सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो काम करने वाली पार्टियाँ हैं उनके पक्षधर हैं वो। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं तो इस उम्मीद के साथ कोसते हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के विरोध में उनके समर्थक इनके साथ जुड़ें, लेकिन मानसिकता वही है। रिया विधानसभा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जनता का भरोसा समय के साथ कम हुआ है या जनता का भरोसा आपके साथ समय के साथ बढ़ा है? बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। भरोसा बढ़ा है तभी तो जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ लोगों की इच्छा अपेक्षा ये रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ काम हुआ लेकिन अधूरा रह गया, कहीं कहीं होता है कि वहाँ काम किए उस टोला में इस टोला में नहीं। तो ये तो मेरी लोकप्रियता है कि उनको लगता है कि भूदेव चौधरी ही काम करा सकता है। तो मेरा भरोसा तो बढ़ा है और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो भरोसा जो विश्वास मेरे ऊपर जनता ने किया है उस भरोसा पर उस विश्वास पर मैं कभी आँच नहीं आने दूंगा। तो आज राजनीति की बात करूं तो आप पे एफआईआर के आपके खिलाफ गंभीर आरोप दर्ज हैं। क्या यह राजनीतिक साजिश थी या कहीं ना कहीं चूक? नहीं, ये तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक साजिश है। हम जो देखे अखबारों में जिससे बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों ने भी संदेह के साथ अखबारों में दिया था कि हत्या के आरोपी भूदेव चौधरी ऐसे सुलहनुमा कर रहे हैं। तो ये तो मैंने उस समय भी न्यायालय पर पूरा भरोसा किया था और जिसने भी मेरे ऊपर मुकदमा किया था उनको ही पता था कि ये गलत मुकदमा है और अंततोगत्वा सुलहनामा हुआ और बड़ी ही सौहार्द वातावरण में सुलहनामा हुआ और मैं उससे बरी भी हुआ। इसके पहले भी इसी केस को लेकर के, चूँकि नॉमिनेशन के टाइम में मैंने इस केस को नहीं जोड़ा था, जिसके चलते मेरे जो विरोधी हैं जिसको कि मैंने ही टिकट दिया है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं ना, उसको मैंने ही टिकट दिया है। बात समझ, इसको यहाँ एक भी कार्यकर्ता नहीं पहचानता था। वो झांसे में हमसे टिकट ले लिया, जैसे अभी झांसे में नारेबाजी होते हैं ना बीजेपी के, उसी झांसे से इन्होंने मुझसे टिकट ले लिया। ये जब मिला तो चूँकि इनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, इनके चाचा हमारे यहाँ हल्का कर्मचारी थे, इनके चाचा हल्का कर्मचारी थे, तो उसमें कर्मचारी तो झोला लेकर के किसानों के बीच में जाता था कि एक आध साल का कटा लीजिए, ये करवा लीजिए। तो मेरे यहाँ ही रहते थे। तो मेरे यहाँ मेरे पिताजी उनको रखते थे, उसमें हम विद्यार्थी थे, पढ़ते उड़ते थे, तो उनको भैया भैया कहते थे। जब मैं एमएलए हो गया 2007 में, इनसे मेरी मुलाकात हुई और उसी इनके चाचा ने मुझसे मिलवाया। तो इन्होंने कहा मैं आईएएस क्वालिफाई कर गया हूँ और कहीं बताया कि वहाँ मैं पोस्टेड हूँ। तो मुझको बड़ी खुशी हुई कि चलो एक जात भाई कलेक्टर बन गया है। लेकिन धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ गई और जब मैं एमपी बन गया तो इसकी माँ, इसके पिताजी, इनके चाचा चाची और ये खुद इसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा बोल रहा है कि अगर आप टिकट ना दीजिएगा तो ये सुसाइड कर लेगा, जहर खा लेगा, ये वो। इसको हम समझाए भी कि काहे तुम कलेक्टर की नौकरी छोड़ रहे हो, तो नहीं अब हम पॉलिटिक्स ही करेंगे। मुझे तब हैरत हुई और पता चला जब नॉमिनेशन फॉर्म इसका देखा। तो जब नॉमिनेशन फॉर्म देखा तो इसको हमने कहा कि अरे तुमने ये क्वालिफिकेशन का है छुपाया है। 12वीं शायद। हाँ हम बता आईएससी है, आईएससी है मैं बता रहा हूँ। तो हमने पूछा कि ये तुम काहे छुपाया, तो कहा कि नहीं। तो हम कहे तो ये क्या लिखे हो, तो आईएससी लिखे हैं। तुम तो आईएएस कहते हो, तो आईएएस बनने के लिए तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट। तो उसी दिन हमको लगा कि इसने हमको झांसा दे करके। और चूँकि हमने नीतीश कुमार से वादा किया था कि 18 जगह उपचुनाव हो रहा है, अगर एक जगह भी चुनाव जीतेगा तो दरैया ही जीतेगा।
हालांकि इनका विरोध हो रहा था उस समय कि कभी कार्यकर्ता रहा नहीं, कभी कार्य क्षेत्र में गया नहीं, लेकिन हमारे ऊपर इतना विश्वास नीतीश कुमार ने और ललन सिंह जी ने किया और उस विश्वास में हम खरे भी उतरे, जिता कर को भेज दिए। बिल्कुल, यही तो हुआ। तो कहीं ना कहीं इनको बनाने में आपका 100% इसको कोई यहाँ एक भी आदमी नहीं जानता था इस क्षेत्र में, तभी टिकट दिए थे इसको। राजनीतिक सवालों के इतर सर, जब भूदेव चौधरी राजनीति से दूर रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, तो खुश रहने के लिए क्या करते हैं? मैं खुश ही रहता हूँ हमेशा, मैं मतलब तनाव में एक नहीं अगर रहता स्थिति हूँ। देखें कि किसी लोगों को गाना सुनना पसंद होता है, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई सिनेमा मैं देखते किताब हैं। पढ़ता हूँ, धार्मिक किताब भी पढ़ता हूँ, कुछ ऐतिहासिक किताब। सबसे ज़्यादा किस लेखक से प्रभावित हैं आप? अब कई लेखक हैं, हम तो बहुत लेखक लोग हैं, प्रेमचंद की किताब पढ़ता हूँ, कुछ किताबें हैं। समाजवाद की बात करने वाले प्रेमचंद को ही पढ़ते हैं। हाँ, प्रेमचंद को ही पढ़ता हूँ। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की लिखित किताब भी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की कई किताबें हमारे पास है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की किताबें हैं, तो वो सब पढ़ते रहता हूँ मैं और बहुत राहत मिलती है मुझको। जनता आपको एक सख्त छवि के रूप में देखती है, क्या असल ज़िंदगी में भूदेव चौधरी उतने सख्त हैं या अलग हैं? मैं कैमरे के सामने दावे के साथ कह सकता हूँ कि सख्त छवि के तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी जनता आपको एक सख्त छवि के नेता के रूप में देखती है, क्या कारण हो सकता है? अब भी जनता की मानता, बातचीत के बाद तो जनता की मैं अब कैमरे के सामने दावे के साथ कह सकता हूँ भूदेव चौधरी सख्त छवि के नहीं है। ये जिम्मेवारी सिर्फ जनता को देता हूँ कि जनता अगर मेरे पक्ष में सोच रही है तो उसकी महानता है। एक सवाल सर, जो आपका राजनीतिक सफर रहा है, इसका मकसद सत्ता पाना रहा है या धुरैया को बदलना रहा है? बिल्कुल धुरैया को बदलना रहा है। कितना बदल पाए हैं आज तक भूदेव हाँ, तो चौधरी मैं कह जी रहा हूँ ना अपने कि मेहनत से? आज उस समय जिस समय मैं एमएलए हुआ था तो कितनी रेटिंग देंगे आउट ऑफ मैं 10? क्या कह रहा हूँ कि जिस समय मैंने विधायक की जिम्मेवारी ली थी उस समय मोटरसाइकिल से भी चलना दूभर था। आज तो किसी भी गांव में लोग स्कॉर्पियो से चलते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। आपका फेवरेट गाड़ी कौन है सर? मैं तो राजदूत से पहले चलता था। अच्छा। ऐतिहासिक पहले मैं जो प्रचार किया हूँ पहली बार तो मैं राजदूत मोटरसाइकिल से ही किया हूँ। उसमें राजदूत मोटरसाइकिल बड़ी चर्चित मोटरसाइकिल। लेकिन सर अभी की राजनीति गाड़ियों के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी पूरे बिहार के राजनेता नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। महत्व मैं नहीं देता हूँ, लेकिन जब विधायक हूँ और मुझको लोन मिलता है जी। तो लोन से ही मैंने ये गाड़ी खरीदी है। मैंने लोन लिया है 25 लाख रुपया विधानसभा से, जो कट रहा है हर महीना कट रहा है। तो चूँकि ये लाजमी है और मजबूरी भी है कि एक आध गाड़ी तो रखना ही पड़ेगा। वैसे आज की तारीख में भी अगर लोकल मुझको जगदीशपुर वगैरह जाना होता है तो मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, किसी से लिफ्ट ले लेता हूँ, चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। भूदेव चौधरी की सादगी ही उनकी असली पहचान है। सर को शेरो शायरी का भी शौक है, तो सर कभी पढ़ आपने लेता हूँ। विधानसभा या जनता के बीच में अपनी बात को शेरो शायरी के जरिए रखा है, इसको माध्यम बनाया है कभी जनता से जुड़ने का? यूँ ही साख से पत्ते गिरा नहीं करते, यूँ ही साख से पत्ते गिरा नहीं करते, जो बिछुड़ जाते हैं वो मिला नहीं करते, जो मौसम आया है उसे शुमार करो, गुजरे हुए दिनों को कोई गिना नहीं करता। क्या बात। अच्छा सर, अरे कभी होता रहा 35 साल का राजनीतिक करियर, कभी ऐसा लगा कि शायद हमको राजनीति में नहीं आना चाहिए था? मतलब ऐसा कभी जीवन में ऐसा कभी कुछ ऐसा महसूस, मैं विधायक रहा नहीं रहा, एमपी रहा नहीं रहा, मैंने कभी फील नहीं किया। फील तो वो लोग करता है कि बनने के बाद कुछ हाय भाई बढ़ जाता है किसी का। मैं तो उसी तरह से जी रहा हूँ और आज की तारीख में भी जी रहा हूँ, तो मुझको कोई अंतर महसूस नहीं होता था। मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मेरे जीने का जो तरीका है वो मुझको उसमें कहीं कोई दुख और कहीं कोई तकलीफ़ की बात नहीं है और मैं कभी इसमें तनाव में रहता भी नहीं हूँ। मैं सुबह उठता हूँ 5:30 बजे के आसपास, निकल जाता हूँ टहलने के लिए और लगभग 4 किलोमीटर तक टहलता हूँ। कुछ एक साथी लोगों से गपशप करते हुए फिर यहाँ आता सर आप लग रहे हैं, फिर चाय पीता हूँ, फिर बीच में लोग आ जाते हैं तो उनसे गप करता हूँ और जब तक डिस्पोजल नहीं करता हूँ लोगों को। राजनीति सर हमेशा विचारों का, मतभेद का, विवादों का विषय रहा है। इन सब विषयों में अगर राजनीतिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन तीनों को जोड़ के देखें तो सबसे ज़्यादा आपको भावुक कौन करता है? नहीं, ये जो कि मतलब एकांत में बैठे हैं, कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, चुपचाप अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं अपने जीवन को लेकर, तो सबसे ज़्यादा भावुक पल कौन सा कर देता है आपको? अब कई घटनाएं ऐसी है जीवन में हुई है
तो राजनीतिक नहीं, राजनीतिक कोई घटना ऐसी नहीं हुई है जीवन में, जो अपना घटनाएं होती है राजनीतिक घटना जैसे जैसे आपने कहा नहीं कि अभी अखबारों में आया था जी। ये केस, तो कभी झूठे जीवन लांछन। जीवन में हमको कोई केस ही नहीं हुआ था इसके अलावा। जी। ये भी इत्तेफाक से हो गया, जानबूझ के लोगों ने फंसाया। मेरे जैसा आदमी किसी की हत्या कर सकता है, मैं तो किसी को एक थप्पड़ मारा भी नहीं हूँ, कभी अपशब्द नहीं बोलता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि अपभ्रंश नहीं बोलूँ। लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते किसी ने इस मुकदमे को थोड़ा सा हवा दे दिया, ये कर दिया, इसके चलते हाईलाइट हो गया। बाकी तो नतीजा सामने आया, जब समय आया तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, लोगों ने माना कि गलत था और जज ने भी स्वीकार किया कि जिस तरह से केस को सजाया गया है कि रिवॉल्वर ले करके इसकी वाइफ और ये जा कर के ये वो कर दिया, तो ये 8वां सच होता था। है मेरे पास लाइसेंसी राइफल भी है, रिवॉल्वर भी है, लेकिन हमको लगता है वो कहाँ है अभी हमको पता नहीं। इसीलिए सख्त छवि के लोग कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहाँ है अभी, अभी हम ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि वो वहाँ है। मैं कभी रिवॉल्वर रखता ही नहीं हूँ। वो समझिए कि किसी किसी दिन अगर जैसे अब दशहरा में अष्टमी पूजा वगैरह आएगा तो कुछ एक आध लोग बोलेगा सर एक आध फायरिंग किया जाए, तो हम भी मना करते हैं, काहे करोगे, रखने दो, छोड़ो, अब भारी लगने लगा। ये तमाम जो आरोप हैं ये सब राजनीतिक साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा सर, तो राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन में संतुलन किस तरह से बिठाते हैं विवेक चौधरी? नहीं, मेरी जो वाइफ है वो ग्रेजुएट है, फर्स्ट डिविजनर है, हाउस वाइफ है, तो एडजस्टमेंट हम लोग कर लिए हैं। घर की सरकार मैडम चलाती, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को ज़्यादा मज़ा सर कहाँ होता है, पटना वाले घर पे कि यहाँ? यहाँ होता है, गाँव सब धुरैया से दूर नहीं रहना है। नहीं, यही हम सोते ही हैं। हमारा आज तक मैं बताऊं, जब मैं एमपी था तो शायद ही मैं जमुई सर्किट हाउस में सोता था। अगर ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम हो जाता था तब मैं रुक जाता था, नहीं तो सीधे घर आता था। आज की तारीख में इतने लंबे दिन हो गए मुझको एमएलए बने, मैंने धुरैया में कभी रात नहीं गुजारा है। 2 बज जाए, 3 बज जाए, भोर हो जाए, लेकिन हम आकर के इसी घर में सोएंगे। बातों के मंच अपना बांका में हमने बात की श्री भूदेव चौधरी से, जो वर्तमान में विधायक हैं, राजद के सुदृढ़ नेता हैं। मैं चाहता हूं कि श्री भूदेव चौधरी हमारे मंच पे एक ऐसी बात बताएं जो आज तक भूदेव चौधरी के बारे में कोई नहीं जानता। मेरे विषय में सब लोग जानता है, ऐसी कोई बात छुपाते ही नहीं हम, कभी छुपी छुपाई बात नहीं। कुछ भी सर नहीं, ऐसी कोई छुपी छुपाई बात तो हम चुपचाप बिना किसी को बताए कोई मिठाई खा लिए, कभी कभी अंदर से कुछ मन किया तो ये करते हैं। नहीं, वैसे तो नॉनवेज तो मैं खाता ही हूँ, मैं कहीं दो रहे नहीं, नॉनवेज खाता हूँ, सब लोग हाँ लगाव है, नॉनवेज से लगाव है मेरा, क्योंकि कुछ डायबिटीज़ वगैरह का भी संकेत मिल रहा है, इसलिए मिठाई थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन खा ही लेते हैं लोगों के आग्रह पर। जैसे कल शाम में गए एक जगह तो 2 रसगुल्ला खा, तो ये सब चलता रहता है। और अभी हमारी सिर्फ वाइफ और मैं रहता हूँ। हमारे एक बेटे पटना में है, क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, तो क्रिकेट में वो अपना, और बेटी हमारी दिल्ली। बिहार की राजनीति का प्रचलन है कि जो नेता बनेगा उनका बेटा क्रिकेट खेलेगा, चाहे लालू यादव हो, पप्पू यादव हो, भूदेव चौधरी हो। नहीं, वो शुरू से ही उसकी आदत बन गई थी, तो हमने तय कर लिया है कि तुम्हारी जो इच्छा हो जी, जिसमें कि आप मुझको बदनाम नहीं करो। नहीं, अच्छा है, पैशन फॉलो करने की अपनी आज़ादी दी है कि तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। बच्चों को सरकारी भविष्य में राजनीति में लाना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आए, और यही लिए इंटरेस्ट भी कम है, कभी मैं अपने साथ रखता भी नहीं हूँ। जैसे पटना में रह रहा है फ्लैट में, तो बस मुझको जब काम रहता है तब मैं फ्लैट में रहता हूँ। जैसे अब कल जाऊँ, परसों जाऊँगा, एक दिन 1 तारीख को मीटिंग, फिर 1 की रात में चला आऊँगा। तो एक बार सर धुरैया की जनता से जो आप अपील है वो बता दीजिए एक बार। धुरैया की जनता से भूदेव चौधरी क्या अपील करना चाहते हैं एक बार? बस धुरैया की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, और आने वाले चुनाव में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहिए। और मुझको लगता है कि जो भी धुरैया की जनता की अपेक्षाएँ हैं, आशा है, मुझे भी सक्षम बनाइए, ताकि अपेक्षित और आशान्वित और आकांक्षित लाभ देने में मैं भी सफल हो सकूं। आपके इस चैनल को तो मैं बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ कि आप जैसे चैनल के लोग इस सुदूर क्षेत्र में भी अपने जनप्रतिनिधियों के सामने आकर के
उसकी अंतर्वीक्षा लेते हैं, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ये चैनल अग्रतर और उत्तरोत्तर गति से आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर आगामी जीत की